वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान एवं असमान फलन। देखिए क्या है बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। जानने से पहले सबसे पहले आपको मैं इन फंक्शंस को समझाऊंगा ग्राफ की मदद से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, देखिए ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब इस फंक्शन की आप एक विशेषता बताइए मुझे, जब मैं आपसे पूछूंगा आप हाँ करिएगा या फिर ना करिएगा। यहाँ पर क्या x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ रहा है? मान लीजिए x के बढ़ने के साथ साथ क्या यहाँ पर y बढ़ रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट है और ये मान लीजिए एंड पॉइंट है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है ना। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आगे में लगाए स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सख्ती से बढ़ रहा है, बीच में कहीं भी रुक नहीं रहा, कहीं कांस्टेंट नहीं हो रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y को भी बढ़ना पड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन सख्ती से वर्धमान हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए दूसरा देखते हैं। ये मैं आपके सामने दूसरा एक ग्राफ बना रहा हूँ, तो आपको बताना है इसमें क्या विशेषता है। तो बताइए जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हैं इस फंक्शन में, जैसे जैसे x में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं x में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे इस फंक्शन में आगे बढ़ रहे हैं उस प्रकार से आप देखेंगे y घटता जा रहा है, उसी तरह y भी घटता जा रहा है। कहीं पर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है ना। y जो है क्या है, घट रहा है, घट रहा है, ठीक है। कहीं भी फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, लगातार घट रहा है। जैसे लगातार x बढ़ रहा है उसी प्रकार लगातार y भी घट रहा है। इसलिए इस फंक्शन को हम नाम देते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ ये मेंस में और एडवांस में काफी ज्यादा इसके यूजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। स्ट्रिक्टली का मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा होगा, और जैसे जैसे x घट रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। तो हम कहेंगे भाई वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए मैं एक और ग्राफ आपके सामने बनाऊंगा, उसमें आप मुझे बताइएगा कि क्या ये किस प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। ये एक ग्राफ बढ़ा, फिर उसको कुछ देर बाद मोड़ आया कि भाई चलो कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। y को ग्राफ जो कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ गया ग्राफ। तो यहाँ पे बताइए कि ये जो फंक्शन है बेसिकली, है ना, मान लीजिए ये x1 एक पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है आपके सामने x2। ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ मैं आपके सामने x3, और ये वाला जो पॉइंट है चौथा वाला पॉइंट उसको मैं x4 मान लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि फंक्शन क्या हमेशा बढ़ रहा है, क्या एक फंक्शन इंक्रीजिंग है? आपके इस एक सवाल है, क्या फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है? तो आप लोग में कुछ लोगों का दिमाग चलेगा भाई कि हाँ इंक्रीजिंग है, x1 से x2 बढ़ रहा है ना। x2 से x3 इंक्रीजिंग नहीं है, फंक्शन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई x2 से x3 जो है फंक्शन कांस्टेंट है, फिर x3 से x4 जो है वो फिर इंक्रीजिंग है। तो क्या ये ओवरऑल फंक्शन इंक्रीजिंग होगा? तो आपका जवाब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है भाई मेरे। ये फंक्शन जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग है ना। x2 से x3 में भी ये इंक्रीजिंग है, लेकिन क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? आप बताइए क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है x2 से x3 में? क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो जवाब है नहीं भाई। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन जब फंक्शन ऐसे देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि यदि फंक्शन बढ़ रहा है x के साथ साथ y बढ़ रहा है, हो सकता है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y नहीं बढ़ रहा, लेकिन हाँ y में इंक्रीमेंट है, y कहीं पे कांस्टेंट भी हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो वर्ड है आपके मेंस में और एडवांस में यूज किया गया है। आपकी बुक में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को केवल इंक्रीजिंग फंक्शन लिख कर छोड़ दिया है, आपके सॉरी एनसीईआरटी में केवल इंक्रीजिंग फंक्शन रख के छोड़ दिया है आपको। लेकिन ये चीज याद रखनी होगी, क्योंकि कल को आप मेंस दे रहे होंगे, एडवांस भी दे रहे होंगे। अच्छा ये आप पेपर तो दे देखिए, फॉर्म तो आप जरूर से जरूर पढ़ेंगे, तो एडवांस दे रहे होंगे, मेंस दे रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपके सामने ये शब्द आ जाए उस वक्त भाई मोनोटोनिकली फंक्शन है ना। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि भाई बीच में कहीं पे कांस्टेंट भी हो जाए, ठीक है। लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं वो आपके सामने स्ट्रिक्टली नहीं होते, सॉरी, हाँ, स्ट्रिक्टली नहीं होते। चलिए, अब आप ये चीज़ हो गई, अब आप मुझे बताइए कि ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, कुछ देर के लिए घटा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर कुछ देर के लिए घटा, ठीक है। ये कैसा फंक्शन होगा, ये होगा आपके सामने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। हिंदी में भी इसको मोनोटोनिकली ही बोलते हैं, तो ये मोनोटोनिकली आपके सामने वर्धमान हो जाएगा, मोनोटोनिकली ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने कौन सा हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। चलिए, आपके ये रहे कुछ कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। ये आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है, ये एक पॉइंट है, फिर यहाँ पे छूटा है ऐसा, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी सोच के बताइए, ठीक है। टाइम, देखिए क्या है बेसिकली, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए आपने क्या पढ़ा था कि भाई फंक्शन चलो बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बीच में कांस्टेंट भी हो सकता है, यदि टोटली बढ़ रहा है तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इतना तो मैं कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों ये मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है, मान लीजिए यहाँ पर ये x1 पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है आपके सामने x2। जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y बढ़ रहा है। इसका मतलब देखिए, जब जब आपने x को बढ़ाया वैसे वैसे यहाँ से y की वैल्यू भी बढ़ती गई, कहीं भी y की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप सोच रहे होंगे ये अजीब सा पॉइंट क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू कुछ रही होगी, जैसे x बढ़ाया y की वैल्यू अचानक से कूद गई, फिर x बढ़ाया तो y की वैल्यू फिर कूद गई, लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं है ना, y की वैल्यू x को बढ़ाने में y की वैल्यू भी तो बढ़ी ना, है ना। इसका मतलब ये कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही होगा। इसका मतलब अब बेसिकली आपके डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में ऐसा दिया होगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या, हाँ इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली भी पूछ सकता है, इसलिए स्ट्रिक्टली शब्द का आप याद रखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये फंक्शन है, ठीक है। चलिए, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या है, ये एक आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है यही फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। जल्दी से बताइए, ये जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये आपको याद रखना है कि भाई ये जेईई मेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से, ठीक है। तो ये जो देखिए, एक्स को बढ़ा रहे हैं आप, तो कुछ पल के लिए वाई भी बढ़ा, फिर आप एक्स को बढ़ाते हैं, कुछ फिर वाई घट जाता है, फिर एक्स को बढ़ाते हैं तो वाई बढ़ जाता है। ये जो फंक्शन है, ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ना नॉट नाइदर ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर ना तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए, ये तो हो गया ग्राफ से ग्राफिकल एनालिसिस किसी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। अब हम मूव ऑन करते हैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट क्या, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने कि कोई फंक्शन है वो x1 से x2 तक डिफाइन है ना। मान लीजिए कोई f ऑफ x फंक्शन है, वो डिफाइन क्या है, x1 टू x2, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल x1 से x2 में फंक्शन जो है वो डिफाइन है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, x1 से x2 में डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने एक कंडीशन बता रहा हूँ मैं कि फंक्शन जो है, पहली कंडीशन ये कि फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि मान लीजिए x2 से x1 में डिफाइन है, ठीक है, और यदि मान लें, ठीक है, ये हो गया आपके सामने फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ये हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि जो फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा तो आपको मुझे बताना है f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के बीच रिलेशन बताना है, ठीक है। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के बीच रिलेशन बताइए।
हम जानेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल रहा है और आपके सामने दूसरी जो कंडीशन दे के रखी है, कंडीशन ये दे के रखी है कि भाई x1 इज ग्रेटर देन x2 है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं आपके सामने एक ग्राफ बनाते हैं। ये आपके सामने ग्राफ है। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दो केस पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई आपके सामने ये इस तरह का एक फंक्शन बन जाए कि भाई कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो, और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई कि फंक्शन कांस्टेंट हो रहा हो। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के बीच रिलेशन क्या होगा यदि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो आपके दो पॉसिबिलिटी, दो केस पॉसिबल है, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर ये x1 हो जाए और ये x2 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये x2 हो जाए और ये x1 हो जाए। ठीक है, कांस्टेंट मैंने क्यों बोला कि भाई अभी आपको मैंने पहले अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया कि भाई कांस्टेंट है फंक्शन तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो दो केस हैं उनसे हम क्या सीखा हमने भाई, यदि x1 ग्रेटर देन x2 है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो बताइए जो f ऑफ x1 होगा वो f ऑफ x2 से बड़ा होगा क्या। देखिए ये क्या है आपके सामने f ऑफ x1, ये क्या है f ऑफ x2। इसका मतलब ये है कि f ऑफ x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो चलिए यहाँ पर दूसरा भी तो केस पॉसिबल है कि भाई f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाए, यदि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। याद रखिएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू भी लगा रहे होंगे। इसी प्रकार बताइए आपके सामने यदि फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उस केस में यदि आपके सामने ये कंडीशन देके रखी कि भाई x1 इज ग्रेटर देन x2 है और फंक्शन डिफाइंड एंड फंक्शन इज डिफाइंड इन x2 टू x1, फंक्शन जो होगा x2 से x1 तक डिफाइन है, तो आपको f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के बीच रिलेशन बताना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, चलिए आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको डायरेक्टली क्लिक कर गया हो कि भाई यहाँ पर होगा क्या। देखिए यदि फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो पहला केस पॉसिबिलिटी भाई ऐसा हो जाए, फिर दूसरी केस की पॉसिबिलिटी है कि भाई फंक्शन है ना ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऐसा हो रहा हो, कहीं कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला कि क्या क्या केस पॉसिबिलिटी है यदि फंक्शन क्या है आपके सामने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए आपको मैंने बोला कि भाई x1 इज ग्रेटर देन x2 है। ठीक है, x1 इज ग्रेटर देन x2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर भी क्या है x1 इज ग्रेटर देन x2 है। ओके, यहाँ पर क्या हो सकता है कि भाई f ऑफ x1 हो जाएगा ये, और ये वाला क्या हो जाएगा f ऑफ x2, f ऑफ x1 f ऑफ x2। तो ये है आपके सामने f ऑफ x1 और ये है आपके सामने f ऑफ x2। ठीक है, तो यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 है और फंक्शन जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो पहली केस की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है कि भाई f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा। यहाँ पर क्या होगा यदि x1 ग्रेटर देन x2 है, इसका मतलब बात क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। देखिए x2 आगे आ गया, f ऑफ x2 पीछे था तो x2 आ गया, बात पलट जाती है। ऐसे याद रख सकते, बात पलट जाती है यदि फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि कांस्टेंट भी है, यदि कांस्टेंट है तो फिर क्या हो जाएगा आपके सामने इक्वल टू भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही होगी, इक्वल होकर आ रही होगी। चलिए ये तो हो गया आपके सामने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के केसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। चलिए, तो सबसे पहले आपको बताइए कि यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और आपके सामने केस ये दिया हुआ है कि भाई x1 इज ग्रेटर देन x2 है, उस केस में आप क्या कर रहे होंगे, है ना। तो बताइए फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये कि ये वाला केस फॉलो हो रहा होगा। अब बताइए यदि x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? हाँ है। यदि ऐसा है इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो ग्राफ देखिए, x1 ये रहा बड़ा है x2 से, है ना। x1 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने f ऑफ x1 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बेसिकली f ऑफ x2 हो जाएगा। देखिए f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा है। अब बताइए यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ तो क्या होगा, यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ तो क्या होगा। यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और x1 इज ग्रेटर देन x2 है, उस केस में बात पलट जाएगी। पहले बोले कि यहाँ पर x1 जो है देखिए बड़ा है x2 से, तो बताइए क्या हो जाएगा f ऑफ x1 और ये f ऑफ x2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बात पलट जाएगी, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 हो जाएगा। एक चीज के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं है ना x की दो वैल्यूज पर सेम f ऑफ की वैल्यू मिल रही है। यदि ऐसा x की दो वैल्यूज पर सेम f ऑफ की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग क्या है, मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। ये आपके सामने मेंस के लिए हो गया। अब बोर्ड वालों के लिए एक बात कर दूं मैं, बोर्ड वालों को आपको याद रखना है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। साधारण आपके सामने
यदि केवल इंक्रीजिंग बोला है तो आप उसको मोनोटोनिकली भी मान सकते हैं, और मोनोटोनिकली मान लीजिएगा। यदि आपके सामने स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, केवल इंक्रीजिंग बोला है, और फंक्शन में यदि आपको कोई अलग से कंडीशन नहीं है, तो आप मोनोटोनिकली भी मान सकते हैं और स्ट्रिक्टली भी मान सकते हैं। कंडीशन वगैरह दिए तो आप बेसिकली याद रखिएगा, आपके सामने स्ट्रिक्टली लिख के देगा, नहीं लिख के दे रहा है तो हमेशा आपको मोनोटोनिकली मान लेना है। तो चलिए आपके सामने हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कुछ कॉन्सेप्ट। हम देखिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी हम मैंने आपके सामने शुरुआत में डिस्कस किया था कि भाई एक आप चलिए नोट से पढ़ाते हैं इसको, है ना। एक नोट लिख लीजिए आप यहाँ पर, अदर कलर, है ना। यहाँ पे मैं आपके सामने एक नोट पढ़ा रहा हूँ, देखिए। बेसिकली नोट क्या है आपके सामने, यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यदि एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन है, और वो जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगे। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं ना। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग में दो केस बनते हैं, तो पहला केस तो पॉसिबल हो जाता है। दूसरा उसने बोला कि यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो आप उसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा ये आपके सामने केस ये है कि आपके एनसीईआरटी में भी बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो कांस्टेंट है किसी डोमेन में, है ना। किसी डोमेन, मान लीजिए कोई डोमेन है एस, उस डोमेन में फंक्शन कांस्टेंट है, तो फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग भी कहलाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग भी कहलाएगा और डिक्रीजिंग भी कहलाएगा। देखिए आपके मैंने पहले ही बोला था, आपके एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है कि फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिख सकते हैं, या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग लिख सकते हैं। फंक्शन कांस्टेंट है किसी डोमेन या इसमें, तो फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर पेपर में ऐसा आ सकता है भाई, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, पूछ लेगा आपके सामने। वी हैव एनी फंक्शन, ऐसे मान लीजिए, if function f of x is constant in domain S, okay, in domain S, then the function is strictly increasing। तो ये आपके सामने ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो आप इंक्रीजिंग देख के खुश मत हो जाएगा, खुश नहीं होना है, पहले पढ़ना है भाई क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं दिया, हाँ देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया मतलब फॉल्स होगा ना। कांस्टेंट है इसका मतलब भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो होगा, दोनों के दोनों होंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली पे भी ध्यान देना है आपको। इस तरह आपके यहाँ से ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिकली बोर्ड के लिए, या फिर मेंस वगैरह आपके सामने ऑप्शंस पे जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करने को आते हैं तो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमें चीजें और क्लियर हो जाए कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-13 इज इंक्रीजिंग। हमें शो करना है कि भाई इंक्रीजिंग है। अच्छा, तो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ऐसे इस फंक्शन में कुछ ऐसा रहा होगा कि x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, हमने क्या किया, लेट एस अज्यूम, आप पेपर में लिखिएगा, लेट एस अज्यूम द डोमेन ऑफ फंक्शन बी x2 टू x1 एंड x2 x1 इज ग्रेटर देन x2। आप ऐसा मान लेंगे कि भाई x1 जो होगा वो x2 से ग्रेटर होगा। अच्छा, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या आनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू आना चाहिए, यदि वो इंक्रीजिंग होगा। अब पहले भी पढ़ चुके, देखिए पढ़ाया मैंने, इंक्रीजिंग है, ये वाला एक्स टू है, ये वाला एक्स वन है। ठीक है, ओके। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर एक्स टू बेसिकली आपके सामने ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टू हो जाएगा। तो यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कंडीशन ऐसी आनी चाहिए। चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश किया हमने, भाई लेट अस अज्यूम द डोमेन ऑफ फंक्शन बी x2 टू x1। ओके, हमने डोमेन मान लिया वेयर x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, हमने ये सब कुछ कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना एक्सटर्नल दिमाग लगाना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अपने सामने दिया 7x-3, तो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों साइड क्या कर दीजिए आप, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड यदि आप 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बताइए, इस ग्रेटर देन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ता। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ग्रेटर देन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या करना है भाई कि किया हो गया, अब आपको देखिए पेपर अभी आप बोर्ड वाले हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा भाई मल्टीप्लाइड बाय 7 बोथ साइड। फिर आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड क्या करना है आपको, 3 का सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पर जाएगा 7x-1 माइनस 3
7x2 माइनस 3, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया बेसिकली, माइनस कर दिया 3 से। तो आपको ये पता ही होगा कि भाई ग्रेटर देन और लेस देन कुछ भी होगा, तो इनमें यदि हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब तक देखिए साइन कब चेंज होता है, जब नेगेटिव वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट नहीं हो रहा, सिंपल हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, 7x1 - 3 को क्या मैं f(x1) लिख सकता हूँ? हाँ, मैं ऐसा कर लिख सकता हूँ। 7x2 - 3 को क्या मैं f(x2) लिख सकता हूँ? हाँ, मैं लिख सकता हूँ। हैंस प्रूव्ड दैट कि जो हमारे सामने फंक्शन है 7x - 3 वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। बेसिकली आप जो देखिए, ये तो हो गया, आपने प्रूफ कर दिया, पेपर में आएगा। यदि आप को स्मार्टली समझना है कि सबसे पहले कि भाई इंक्रीजिंग है कि नहीं, सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, बेसिकली y = mx+c के फॉर्म में लिखिए। यहाँ पर देखिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि वो 90 डिग्री से बेंड ही होगी कोई ना कोई। तो ये आपके सामने कुछ इस प्रकार की लाइन होगी, है ना। ये आपको याद रखना कि भाई स्लोप पॉजिटिव है तो कुछ इस प्रकार की लाइन होगी बेसिकली। तो ये आपके सामने इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप स्लोप को देखकर, ठीक है। ये हो गया आपके सामने, स्मार्टली समझना कि भाई ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चलिए आपके सामने ये तो क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं बेसिकली। हाँ, स्पेस थोड़ा कम हो रहा है आपके बोर्ड में, कोई ना, एडजस्ट कर लेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर। तो आपके सामने जो नया कॉन्सेप्ट है वो है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंशिएशन का क्या इस्तेमाल है, तो हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन मोनोटोनोसिटी में लिख रहा हूँ, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जगह। मोनोटोनोसिटी का मतलब होता है कि भाई घटना बढ़ना सब इंक्रीजिंग वगैरह आ जाता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन मोनोटोनोसिटी। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला बोला है कि यदि f(x) इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ मान लीजिए आपके सामने f(x) कोई फंक्शन था, उसने पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि यदि f(x) इज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन s, ठीक है। मान लीजिए डोमेन जो है उसका ऐसा होगा, ऐसा डोमेन s का मतलब क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए फंक्शन जो x1 से x2 तक डिफाइन है, तो डोमेन s बिलोंग्स टू आप ऐसे लिखते हैं x1, x2। जो s है वो एक्चुअली में ये है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। देन फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा आपके सामने, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यदि f(x) इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यहाँ पर आप इक्वल टू लगा दीजिएगा। एक और चीज का याद रखिएगा कि यहाँ पर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होता है। ये चीज मैं आपको नहीं बताऊं क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आपको खुद सोचना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ही सिंपल है, सोच भी लेंगे आप, है ना। यहाँ पर ये इक्वल टू आएगा, f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपके सामने फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा। साधारण ये मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली छोड़कर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन चुपचाप इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज आपको क्या बोल रहा हूँ कि यदि डिफरेंशिएशन किया मैंने फंक्शन का, फंक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 बन रही है, इस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन s, तो जो फंक्शन होगा, जो फलन होगा हमारे सामने, जो आपके सामने फलन होगा वो डिक्रीजिंग होगा, है ना, घट रहा होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा होगा, ह्रासमान होगा बेसिकली। ये भी आपको याद रखना है कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगा और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होगा और बेसिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होगा। चलिए इसी के साथ मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूँ। आपके सामने देखिए दिया है f(x) इज इक्वल टू x³ एक फंक्शन है। जल्दी से आपको करना है, फिर मैं करूंगा, पहले आपको करना है ना। तो बताइए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, या मैं आपके हाथ में देता हूँ, आप करिए इसको। चलिए मैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, करिए। हाँ, आपने जरूर कर लिया होगा इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो, यदि आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए बेसिकली आपके सामने क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू x³ दिया है कि नहीं दिया। तो हमने क्या बोला कि भाई यदि आपको पता करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आप एक काम करो बेसिकली, यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन कर दो फंक्शन का। डिफ्रेंशिएशन कर दोगे फंक्शन का तो क्या बनेगा बेसिकली, यहाँ से 3x² बनेगा। अच्छा, 3x² जो फंक्शन है यहाँ बताइए कैसा है। तो देखिए जो फंक्शन है
एक्स की वैल्यू जीरो पर जीरो बन जाएगा, लेकिन एक्स की वैल्यू कोई भी निगेटिव वैल्यू आप ऐसे यहाँ पर डालेंगे तो चूंकि यहाँ ये स्क्वायर है, चूंकि ये स्क्वायर है तो हर निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, यदि ऐसा है इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों हुआ भाई? मैंने एफ डैश एक्स किया, फिर हमने एनालाइज किया कि जो फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब यह है कि फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अच्छा बताइए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है? आप पहले भी पढ़ चुके होंगे बेसिकली, मुझे पता है कि आप पढ़ चुके हैं। यदि आपको याद नहीं है तो गंदी बात है, आपको याद होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा ग्राफ होकर आ रहा होता है। देखिए एक्स की वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो आपके सामने की बेसिकली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा होगा। ओके, अब देखिए आपके सामने हम और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है जल्दी से करके बताइए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जल्दी से करिए, इस क्वेश्चन को आपको करना है और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। यदि आई थिंक आपने अब तक ये क्वेश्चन कर लिया होगा तो ये जो आपके सामने फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स फंक्शन दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को तो क्या बनेगा, वन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बनेगा कॉस एक्स। अब आप मुझे बताइए ये फंक्शन क्या होगा, बेसिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करते हैं? यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया तो इंक्रीजिंग होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो आया तो डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने एक और फंक्शन आ रहा है इसके अंदर कॉस एक्स। कॉस एक्स का आप मुझे बताइए कि दो रेंज क्या होती है? कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1 होती है, ये आप पढ़ चुके होंगे। अच्छा, सबसे कम वैल्यू क्या होती है इसकी? -1। -1 पे की वैल्यू क्या आ रही है? बेसिकली 2 आती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होती है? वो क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 0 होकर आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि 0 से हर कम वैल्यू पर ये क्या बनेगा, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो वो क्या बना देगा, बेसिकली पॉजिटिव बना देगा। यदि 1 माइनस कॉस एक्स है और कॉस एक्स की वैल्यू जब भी कभी भी निगेटिव होगी तो पॉजिटिव ही बन जानी है। अब बेसिकली पॉजिटिव हो भी रही है तो 1 से ज़्यादा होगी नहीं, मैक्सिमम तो 1 ही है। मैक्सिमम 1 है, जहाँ पर 0 बन जा रहा है, 1 से ज़्यादा है नहीं, मतलब फंक्शन की वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं रही है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन होगा बेसिकली, है ना, फंक्शन होगा ये क्या होगा, बेसिकली आपके सामने इंक्रीजिंग फंक्शन होकर आ रहा होगा। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होता है? बेसिकली ग्राफ आप ग्राफ बनाना सीखा होगा आपने बेसिकली, नहीं तो फिर आपका एक अभी नया क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके सामने क्या, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जहाँ देखिए कॉन्सेप्ट ये जो है बेसिकली, आप कभी भी आपके सामने ये पूछता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है और डिफ्रेंशिएट करने के बाद फंक्शन को आप जीरो के इक्वल कर देंगे। यदि आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद जीरो के इक्वल कर देते हैं तो वहां से आपको इंटरवल आसानी से मिल रहा होता है ना, वहां से आपको रूट्स मिल रहे होते हैं। उन रूट्स की मदद से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सॉरी, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हम बेसिकली डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आपके सामने जो फंक्शन दिया है बेसिकली वो दिया है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। ओके, ये आपके सामने दिया है। आपको मैंने अभी क्या बोला, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, यहाँ पर x दिया हुआ था, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करना आपको पता होगा कैसे करते हैं, बेसिकली आप पढ़ भी चुके हैं। अब बेसिकली ये क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया 12 को बाहर ले लेंगे, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। आपको क्या करना है, अब क्या करना है, एफ डॉट डैश एक्स को जीरो कर देना है। एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे, इसका मतलब 12x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से जो x के रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे आपके सामने, -2 और 3, ठीक है। आप इसके रूट्स निकालना आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, बेसिकली देखिए इस प्रकार निकाल रहे होंगे 2x प्लस 3x माइनस 6, ठीक है। अब जब आपके सामने रूट्स आ गए हैं ना
तो आपको क्या करना है बेसिकली, या इसको एक एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देना है। एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो आपके सामने 3 इंटरवल बन के आ रहे हैं। तो आपको देखिए बोर्ड वाले कैसे लिखेंगे, वहाँ पर बोर्ड वाले लिखेंगे भाई 3 इंटरवल बन के आ रहे हैं। तो फर्स्ट इंटरवल जो है आपके सामने वो -∞ से -2 वाला इंटरवल है, ठीक है, ये पहला इंटरवल हो जाएगा। दूसरा इंटरवल आपके सामने क्या है बेसिकली, -2 से -3 वाला इंटरवल बन के आ रहा है ना, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। तीसरा इंटरवल आपके सामने क्या बेसिकली क्या है, -3 से आपके सामने इन्फिनिटी वाला इंटरवल है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर -3 नहीं, बेसिकली यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी माइनस है, ये वाला भी माइनस है। ये आपके कॉन्सेप्ट है बेसिकली, आपके एनसीईआरटी में भी कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए दोनों ही माइनस है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कह रहा होगा आपके सामने। एक माइनस है और दूसरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या होता है, वो आपके सामने निगेटिव होकर आ रहा होता है। इसका मतलब ये है, जो देखिए प्लस आ रहा है इसका मतलब इंक्रीजिंग होगा, माइनस आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो है ना, प्लस क्या दर्शाएगा भाई, इंक्रीजिंग होगा, माइनस आ रहा है डिक्रीजिंग होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 होगा और एक माइनस होगा, यहाँ पर 3 और एक इन्फिनिटी है। इसका मतलब यहाँ पर है ना 3 और 3 ये क्या दर्शाया है, प्लस होगा, मतलब ये भी क्या दर्शा रहा है, इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ये है कि है ना, वी फाइंड द कंक्लूजन दैट द फंक्शन इज, है ना, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी में फंक्शन क्या है आपके सामने, इंक्रीजिंग होकर आ रहा होगा। और -2 से 3 में, चूंकि देखिए -2 से 3 में क्या है, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है बेसिकली आपके सामने माइनस होकर आ रहा होता है, माइनस डिनोट करेगा आपके सामने डिक्रीजिंग को। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि फंक्शन जो होगा यहाँ पर बेस वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग होकर आ रहा होगा। दूसरा तरीका यह है कि आपको याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस शुरू देखिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, प्लस लिखेंगे, कूदेंगे माइनस आ जाएगा, कूदेंगे प्लस आ जाएगा। यदि कूदने पर आपके सामने है ना, कूदे माइनस आ गया। अब देखिए फिर कूदेंगे, साइन चेंज होगा, साइन देखिए साइन चेंज तब होगा जब पिछला वाला और आगे वाला है ना दोनों ही डिफरेंट होंगे। दोनों क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस किसको दर्शाएगा, इंक्रीजिंग को दर्शाएगा। माइनस किसको दर्शाएगा, डिक्रीजिंग को दर्शाएगा। देखिए प्लस था इसलिए इंक्रीज हुआ, दूसरे इंटरवल में कूदने पड़ा तो माइनस को दर्शा रहा था, डिक्रीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस डिक्रीजिंग को दर्शाता है, मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा। और यहाँ पर देखिए आगे आगे क्या है, प्लस है तो इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा मैंने ये क्यों बनाया, तो देखिए आपको ये मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए जब कभी प्लस दिया है और आगे वाले माइनस दिया है तो अब प्लस में बढ़ाएंगे माइनस में घटा देंगे। तो यहाँ पर आपको ये बताएगा कि -2 पर आपको क्या मिल रहा होगा, -2 पर मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा होगा। देखिए ये उल्टा है तो ये मैक्सिमम पॉइंट दर्शा रहा है ना। 3 पर आपको क्या मिल रहा होगा, मिनिमम पॉइंट मिल रहा होगा। क्वेश्चन में ये दिया नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस प्लस लिखेंगे और देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर वाला क्या पॉइंट कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस था है ना, आगे प्लस था, तो पहले डिक्रीज करवाया फिर इंक्रीज करवाया, तो ये जो आपके सामने कौन सा पॉइंट दर्शा रहा है, मिनिमा। इसका मतलब जब आप इसमें 2 की वैल्यू डाल रहे हैं, -2 की वैल्यू डाल रहे होंगे तो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और जब आप यहाँ पर किसकी वैल्यू डाल रहे होंगे, बेसिकली आप 3 की वैल्यू डाल रहे होंगे तो आपको यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलकर आ रही होगी f(x) की, ठीक है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है क्या स्टॉक में। हाँ, स्टॉक में क्वेश्चन पड़े हुए हैं, चलिए करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय द f(x) इज इक्वल टू x sin x प्लस cos x। देखिए आपको बताना है कि f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x है। हमें बताना है किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो चलिए बताते हैं, शुरू करते हैं इस फंक्शन को, इसको समझाना से स्टार्ट करता हूं मैं आपके लिए। देखिए आपको बोला है, देखिए कभी भी कोई फंक्शन दिया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, बहुत ही सिंपल है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना, फंक्शन को चुपचाप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चलिए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, f'(x), ठीक है। f'(x) इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x हो जाएगा, और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बेसिकली, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको माइनस ऑफ साइन एक्स कर दिया। अब आपको क्या करना होता है कि इसको किसके इक्वल कर देते हैं, बेसिकली 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा हमें क्या बताना है कि फंक्शन
इंटरवल बताना है, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आपके सामने कोई वैल्यूज आएंगी, बताइए। तो इसको सॉल्व करने पर हमें कोई भी वैल्यूज नहीं मिलेंगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये हम इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है। हम दिमाग कुछ इस प्रकार लगाएंगे, बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं, है ना। ये थोड़ा साइड कॉन्सेप्ट होता है ना। एफ डैश एक्स किया, अब हम ये मान लेते हैं कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या है आपके सामने, बेसिकली फंक्शन जो है आपके सामने इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है कि, है ना, जो एफ डैश एक्स है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो कर दीजिए यहाँ पर कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स होना चाहिए, ठीक है। ये आपके सामने कंडीशन नंबर पहली आ गई, ठीक। उसके बाद बताइए, यदि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो एफ ऑफ एक्स जो होगा, सॉरी एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि कॉस एक्स डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली लेस देन इक्वल टू साइन एक्स होकर आ रहा होगा, या फिर साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस एक्स होकर आ रहा होगा। ये दूसरी चीज हो गई। चलिए, यहाँ पर आप ये देखिए, आपको इंटरवल चाहिए ना, तो आप ग्राफ से पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये जो कंडीशन दे रहा है ना, यहाँ पर जिस प्रकार की कंडीशन दे रहा है उसे ग्राफ से करना ज़्यादा बेहतर होता है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ बताइए 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में जो साइन एक्स का ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनकर आ रहा होता है। उसी प्रकार बताइए कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, 0 से 2 पाई के बीच में, और cos x का जो ग्राफ होता है 0 से 2 पाई के बीच में वो कुछ इस प्रकार का बनकर आ रहा होता है। अच्छा, उसने बोला यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो तो cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin x होगा। इसका मतलब ये है कि जहां जब जब cos x जो है वो ऊपर है sin x से, तो देखिए ऊपर कब कब है sin x cos x की वैल्यू यहाँ पर, फिर है, फिर क्या बेसिकली sin x ऊपर हो रहा है, ठीक है। फिर क्या कब है cos x की वैल्यू, इस वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में, है ना। तो चलिए, अब आप बताइए ये वाला पॉइंट क्या होगा, जल्दी से बताइए ये वाला पॉइंट क्या होगा। पहली बार कब टकराते हैं, तो पहली बार वो टकराते हैं पाई/4 पर। ये आपको पता होना चाहिए कि पहली बार कब टकराते हैं, पाई/4 पर। ये वाला पॉइंट क्या होता है, बेसिकली ये वाला पॉइंट होता है आपके सामने 5 पाई/4, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि जब cos x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू साइन x है, तो ये वाला ग्राफ वैलिड होगा। इसका मतलब ये है कि, है ना, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन x है, तो जब तब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन x है, तो इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन होगा आपके सामने f ऑफ x, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन द इंटरवल, है ना, 0 से पाई/4, ठीक है, 0 से पाई/4 यूनियन, है ना, पाई/4 से बेसिकली 2 पाई तक, है ना। ये आपके सामने फंक्शन क्या होगा, बेसिकली इंक्रीजिंग होकर आ रहा होगा 0 से पाई/4 और पाई/4 से 2 पाई तक, ठीक है। अब उसने बोला cos x इज लेस देन इक्वल टू साइन x होगा। चलिए फिर से बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है। उसी ग्राफ में कुछ कुछ नहीं करते, फिर से बना देते हैं जिससे हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए ग्राफ बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ पता है आपको, कॉस एक्स का ग्राफ पता है, तो जल्दी से बनाइए, अपनी कॉपी में बनाइए। देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होकर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने बेसिकली साइन एक्स का कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। अब उसने बोला कि भाई डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन है, साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये वाला इंटरवल होगा जब साइन एक्स का ग्राफ ऊपर होगा। ये वाला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको सामने, पाई/4 बताया। ये वाला पॉइंट क्या बताया मैंने आपके सामने, 5 पाई/4 बताया। तो ये देखिए, इसका मतलब ये कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा वो डिक्रीजिंग होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय सॉरी हाँ, पाई/4 से 5 पाई/4 के बीच में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो फंक्शन होगा बेसिकली वो पाई/4 से 5 पाई/4 के बीच में डिक्रीजिंग होगा। ये मैं जो तरीका बताया हूँ आपको, ये है ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, बेसिकली हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई एफ डैश एक्स को जीरो कर दो। तो एफ डैश एक्स आपके सामने क्या आया था, बेसिकली वो आया था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो।
इसका मतलब ये है कि cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ से sin x हो जाएगा। अच्छा cos x इक्वल टू sin x हो गया, तो बताइए ये ऐसा कब पॉसिबल है, 0 से 2 के बीच में cos x sin x बराबर हो जाए, ऐसा कब पॉसिबल है, ग्राफ से बताइए। देखिए ये एक पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, दूसरा ये इस पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं ना। y की वैल्यू कब बराबर है दोनों की, है ना, जब x की वैल्यू आपके सामने π/4 है और जब x की वैल्यू क्या है आपके सामने 5π/4 है। ठीक है, ये दो कंडीशन पर आपके सामने बेसिकली क्या हो रहा होगा, π/x की वैल्यू कोइंसाइड करेगी। इसका मतलब ये है कि हमें 0 से π/2 के इंटरवल में दो पॉइंट मिलके आ गए, जैसे जहां से हम पता कर सकते हैं क्या कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग कब होगी और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीजिंग कब होगी। तो दो पॉइंट क्या है बेसिकली, एक है π/4, दूसरा है π/4, 5π/4। मेरा जो तरीका है वो क्या है बेसिकली, प्लस लगाओ माइनस लगाओ प्लस लगाओ। मतलब ये है कि भाई 0 से π/4 में इंक्रीजिंग होगा, 5π/4 से 2π में इंक्रीजिंग होगा, π/4 से 5π/4 में डिक्रीजिंग होगा, आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पेपर में कैसे करना है, पेपर में क्या करना है बेसिकली आपको बताना है कि पेपर में कैसे करना है कि आपको लिखना है बेसिकली केस वन क्या कि भाई 0 से π/4 में, है ना, 0 से π/4 के इंटरवल में आपको ये बताना है कि जो f'(x) होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। नोट दैट, ठीक है, आपको पेपर में लिखना है, कैसे लिखना है, इन नोट दैट इन द इंटरवल 0 से π/4 एंड 5π/4 से 2π जो f'(x) है उसकी वैल्यू क्या है बेसिकली 0 से ज़्यादा है। कैसे पता करेंगे भाई, इनके बीच कोई भी वैल्यू लीजिए और f'(x) में जो आया था, f'(x) क्या था, cos x माइनस sin x था, इसमें वैल्यू रख के देखिए, जो वैल्यू क्या आएगी बेसिकली पॉजिटिव आ रही होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई f'(x) क्या हो रहा है बेसिकली पॉजिटिव हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच कोई भी एक वैल्यू ले लेनी है, उसको क्या रखेंगे बेसिकली यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है बेसिकली पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, f'(x) यदि पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, f(x) इंक्रीजिंग है 0 से π/4 के बीच में। तो देखिए मैंने प्लस साइन का साइन भी बनाया, जो है क्या होगा बेसिकली ऑल द वैल्यूज ऑफ f'(x) विल बी पॉजिटिव है। ठीक है, π/4 से 5π/4 के बीच में वैल्यू क्या है, निगेटिव। ये मेरा तरीका है जिससे मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी वैल्यू लीजिए बीच वाली, बीच की cos x और sin x की, जैसे इनके बीच में कौन सी एक वैल्यूज आती है बताइए, मुझे बताइए, है ना, इनके 5π/4 से π/4 के बीच में कौन सी एक वैल्यू आती है, वो आती है एक π/2 की वैल्यू आती है। तो मैं π/2 की वैल्यू यदि मैं f'(x) में रखता हूँ तो बताइए क्या आएगा, cos π/2 जो होता है वो तो 0 होता है और sin π/2 जो होता है वो 1 होता है, इसका मतलब वैल्यू क्या रही है, माइनस है। देखिए f'(x) जो हो रहा है वो, है ना, 0 से π/4 के बीच में माइनस आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, हमने रख कर देख लिया तो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया हूँ। फिर 5π/4 से π/2 के बीच में, 5π/4 से π/2 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है बेसिकली, एक बार आपके सामने आई थिंक पाई आ रही है ना, पाई नहीं सॉरी, कोई भी मान ली वैल्यू, ऐसे आप बीच की कोई भी ले सकते हैं और उसको f'(x) में रख के देखिएगा कि वो ग्रेटर देन आ रही है, तो आप वहां से पता कर सकते हैं कि f'(x) जहां जहां ग्रेटर देन 0 होगा वहां पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में, है ना। f'(x) जिस जिस इंटरवल में लेस देन 0 होगा वहां पर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय द ग्राफ, सॉरी, फंक्शन गिवन बाय द f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब उसने बोला कि भाई नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। अभी मैं आपके सामने जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपके सामने कंडीशन दी थी कि भाई ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन थी, ग्राफ कुछ मैंने ऐसा बना दिया था भाई, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में डायरेक्टली क्लिक कर गया होगा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि काफी सारे लोगों को इसका ग्राफ पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ किस प्रकार होता है सबको पता है, डायरेक्टली क्लिक कर गया होगा। ठीक है, फिर भी इसको प्रूव कैसे करना है, तरीका क्या है, तो देखिए बात कर रहा है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करता है तो एक काम करते हैं भाई, है ना, हम f'(x) कर लेते हैं, है ना, f'(x) करके देख लेते हैं भाई कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए एक बार ट्राई करते हैं, यदि हम फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं f'(x) करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा बेसिकली 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना होता है बेसिकली, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसे 0 के इक्वल कर देते हैं। चलिए कर दीजिए 0 के इक्वल, है ना, 0 के इक्वल करेंगे यहाँ से मिलेगी हमको x इज इक्वल टू 1/2। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला हमें,
है ना। याद रखिएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें जो पॉइंट मिलते हैं उन्हें क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है, क्रिटिकल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, हमें मिला भाई, है ना, एक मिला 1/2, है ना। क्वेश्चन में क्या देखे रखा है भाई, -1 होगा और क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये दे के रखा है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जब कभी भी, है ना, x की वैल्यू लेस देन 1/2 होगी, लेस देन इक्वल टू 1/2 होगी, लेस देन 1/2 होगी, और ग्रेटर देन -1 होगी, तो एफ डैश एक्स का हाल क्या होगा। एफ डैश एक्स जो होगा वो ऑलवेज लेस देन, अब सॉरी, एफ डैश एक्स क्या होगा बेसिकली, एफ ऑलवेज लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा होगा। 1/2 पर वो जीरो बन जाएगा, देखिए 1/2 डालिए इसको वहां पर, 1/2 डालेंगे जीरो हो जाएगा। 1/2 से कम डालिए, 1/2 से कम कोई पॉइंट लीजिए, मान लीजिए मैं जीरो ले लेता हूँ, तो एफ डैश एक्स में डाल के देखिए, एफ डैश एक्स में यदि 1/2 से कम पॉइंट जीरो डाल देते हैं तो वैल्यू आती है -1, जो कि नेगेटिव आ रही होती है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपके सामने पॉइंट होगा वो क्या होगा बेसिकली, माइनस वाला पॉइंट होकर आ रहा होगा। अब आप मुझे बताइए कि अब आप क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पर एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स करने के बाद एफ डैश एक्स देखेंगे फॉर 1/2, ये हमने कौन सा इंटरवल देखा, -1 से हाफ देखा। अब हम इंटरवल देख रहे हैं कि भाई जब एफ डैश एक्स होगा वह 1/2 से 1 के बीच में होगा, तो जब 1/2 है तो वो जीरो है, इसका मतलब इक्वलिटी का साइन तो होल्ड करेगा। अब ये ग्रेटर है कि लेस है वो आपको पता करना है, तो मुझे बताइए क्या ग्रेटर लेस कैसा है। तो जब आप हाफ से ज़्यादा कोई भी वैल्यू डालते हैं, लेट सपोज हाफ से ज़्यादा कोई भी वैल्यू मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ 3/2, सॉरी 3/2 तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 0.5, 0.5 भी का ही बढ़ाएं, 0.4 बढ़ा के देख लो, है ना। हाफ क्या होता है बेसिकली, 0.5 होता है, तो 0.2 ले लो ना, 0.7 ले लेते हैं। जब आप यहाँ पर 0.7 लेंगे तो क्या बनेगा बेसिकली, 1.4 -1, जो कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये क्या आ रहा है बेसिकली आपके सामने, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस आएगा। अब जैसा बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब कभी भी बेसिकली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होकर आ रहा होता है ना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपके सामने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। हाफ से एक तक फंक्शन इंक्रीजिंग है और -1 से हाफ तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। लेकिन हमें किस इंटरवल की बात कर रहा है क्वेश्चन में, -1 से 1 के इंटरवल की बात कर रहा है ना। लेकिन इस इंटरवल में क्या हो रहा है कि फंक्शन एक बार आपके सामने बढ़ रहा है, एक बार फंक्शन घट रहा है, एक बार फंक्शन बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है बढ़ रहा है, इसलिए हम इस फंक्शन को बोल सकते हैं हेंस प्रूव दैट फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये आप इस प्रकार इस फंक्शन को अप्रूव कर सकते हैं। तरीका क्या है भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने का, हमने बहुत पढ़ लिया भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तरीका क्या होता है बेसिकली, कभी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेगा, पता करना होगा कि किस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, किस पॉइंट के अबाउट इंक्रीज कर रहा है, किस पॉइंट के अबाउट डिक्रीज कर रहा है। तो आप क्या करेंगे बेसिकली, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको जीरो को इक्वल कर देंगे, वहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली आपके सामने, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या देखेंगे भाई कि उससे कम पर एफ डैश एक्स की वैल्यू को देखेंगे। क्या करेंगे बेसिकली, हमारा काम क्या है बेसिकली, एफ डैश एक्स की वैल्यू को झांकेंगे, जहां कभी भी जीरो होगा वहां पर डिक्रीजिंग होगा, जहां कभी भी लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा वहां पर क्या होगा बेसिकली आपके सामने इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा होगा। आप इसके क्वेश्चंस करिए, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, जितने भी आपके सामने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब आप इसको लगाइए। जो भी डाउट आता है व्हाट्सएप पे फोटो खींच के आप भेज सकते हैं। I will send you question, solution of question within a few